दोस्तों, आज मैं आपको पीआरएस, एसएमएस, एसटीओ एंड नेट एग्रोनॉमी एग्जाम 2025 के लिए रणनीति और कौन-कौन सी किताब अपनानी चाहिए और उन किताबों में से क्या-क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। बताने से पहले मैं अपना आपको परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैंने जो अपना यूजी किया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम मेरठ से किया है। 2018 में किया था। फिर 2018 में मैंने एमएससी के लिए 2 एग्ज़ाम दिए थे। उस 2 एग्ज़ाम में पहला एग्ज़ाम था बीएचयू का एग्ज़ाम दिया था। बीएचयू का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा एग्रोनॉमी में सिलेक्शन हुआ था। मैं 3 मंथ के लिए बीएचयू में था। उस बार तो 2018 में जेआरएफ का एग्ज़ाम लेट हो गया था, तो 3 महीने तक मैं बीएचयू में था। फिर मैंने जब जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया तो जेआरएफ के एग्ज़ाम में 2018 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया। उसके कारण फिर मैंने अपना एमएससी वहाँ से लेफ्ट किया और आईआरआई में अपना एमएससी में एडमिशन लिया। और ये 2018 में एडमिशन लिया था, 2020 में मेरा एमएससी वहाँ से कंप्लीट हुआ। 2020 में मैंने एसआरएफ का एग्जाम दिया, एसआरएफ में मैंने ऑल इंडिया रैंक 3rd लाया। फिर मैंने पीएचडी अपना आईआरआई में फिर से कंटिन्यू किया। तब पीएचडी फर्स्ट ईयर में था। पीएचडी फर्स्ट ईयर में मैंने नेट दिया था। नेट में मैंने 95% नंबर लाया था, जो कि अभी तक के हाईएस्ट नंबर है। और इसके बाद एसटीओ दिया था। एसटीओ पहले जो होता था, पहले 180 नंबर का एसटीओ होता था। इसमें 150 जो नंबर होते थे, जो 30 नंबर थे वो इंटरव्यू के हुआ करते थे। ऐसे करके मेरा टोटल 167 नंबर आया था 180 में। तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था एसटीओ में। और एसटीओ में मैंने जो पोस्टिंग लिया था वो आईएफएसआर में लिया था। कुछ दिनों के बाद मेरा एआरएस में ऑल इंडिया रैंक 6 आया। तो मेरा फिर एआरएस हो गया। एआरएस में आने के बाद मैंने एआरएस ज्वाइन किया और एसटीओ को वहां से लेफ्ट कर दिया। अभी मेरी पोस्टिंग है एनबीएसएस एलयूपी रीजनल सेंटर जोरहाट में है। ये मेरा परिचय था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईआरएस ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इससे जरूरी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या इसके लिए कंटेंट रहेगा, क्या क्या हमको और रणनीतियां अपनाना चाहिए तैयारी के समय और एग्जाम के समय और इंटरव्यू के समय। इसका जो सबमिशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 22 अप्रैल से होगा। इसको 21 मई से पहले तक आप कर लेना, लास्ट डे तक न जाना। और इसका जो सीबीटी एग्जाम होगा नेट के लिए, जो सीबीटी एग्जाम होगा नेट के लिए होगा, नेट क्वालिफिकेशन के लिए होगा। साथ ही साथ एक पीडी एग्जाम होगा किसके लिए, एआरएस एसएमएस और एसटीओ के लिए। फिर जो इसमें अच्छे नंबर लाएंगे वो कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशन फॉर एआरएस एसएमएस एंड एसटीओ के लिए होगा, जो कि दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा जाके एग्जाम इसका। अब आते हैं कि इस एग्जाम में एग्रोनॉमी में कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो कर सकते हैं, साथ ही साथ डब्ल्यूएसटी के लोग इसमें कर सकते हैं। जो डब्ल्यूएसटी जो आईआरआई में जो डब्ल्यूएसटी से है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट क्या है? एज लिमिट इसमें फर्स्ट जो एज लिमिट है कि 21 ईयर के होने चाहिए और 21 ईयर जो काउंट किया जाएगा वो अप टू 1/1/2025। साथ ही साथ अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें इस बार एमएससी मांगा गया है। और एमएससी ये हमारे पास पीडीसी होनी चाहिए 30 सितंबर 2025 तक। तो जो एमएससी सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट हैं, जो एमएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा एमएससी पे ही हुआ था। आप लोग भी अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका भी एमएससी पे हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे एमएससी और पीएचडी में अंतर होता है। कोई अंतर नहीं होता है। ना इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है, ना और उसमें अंतर नंबर कम दिया जाता है। सब आपका नंबर अच्छा आएगा। अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो आपको अच्छे से नंबर दिया जाएगा। आप अगर अपने बायोडेटा को, जो आप बायोडेटा लगाएंगे, समरी कॉपी लगाएंगे, अगर आप उसको डिफेंड करते जा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से नंबर दिया जाएगा। और मेंस की जब कॉपी चेक हो रही होती है, उनको नहीं पता होता है आप एमएससी में या पीएचडी में है, तो इस बात से आप मत घबराइएगा। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने जेआरएफ की तैयारी की हुई है, साथ ही साथ अभी एसआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं। ये जो जेआरएफ एसआरएफ की तैयारी है, ये दोनों आपको फायदा कर जाती हैं। जेआरएफ एसआरएफ की तैयारी नहीं समझिए, मेरे को नेट में भी फर्स्ट रैंक दिलवाया, एसटीओ में भी फर्स्ट रैंक दिलवाया, पीएचडी फर्स्ट ईयर में ही मेरा एआरएस हो गया था। साथ ही साथ मैंने यूपी में जो स्टेट सर्विसेज का भी जो फॉर्म अप्लाई किया था, उधर भी मेरा भी टॉप 10 में ही नंबर आया हुआ था। तो जो जेआरएफ एसआरएफ की जो तैयारियां होती है उसका सही से आप यूटिलाइजेशन कीजिए।
अब आगे बात आती है कि कितनी कितनी सीटें आई हुई हैं। तो एआरएस की बात करते हैं। एआरएस में टोटल 14 सीट्स आई हुई हैं, इसमें 2 ओबीसी की हैं, 5 ओबीसी की हैं, और 2 ईडब्ल्यूएस की है, 5 यूआर की है, एक इसमें क्या है पीडब्ल्यू पीडी की है। मतलब पीएच और पीसी के लिए है। इसमें हर एक प्रकार की पीएचपीसी एलिजिबल होंगी, लेकिन ये सीट हॉरिजेंटल है। मतलब जिस कैटेगरी की होगी उस कैटेगरी की ये लोग सीट ले जाएंगे, और उस कैटेगरी की सीट वो एक कम हो जाएगी। एसएमएस की बात करते हैं तो एसएमएस में टोटल 6 सीट हैं, जिसमें 2 सीट एससी की हैं, एक एसटी का है, एक ईडब्ल्यूएस का और 2 ईआर का है। एसटीओ की बात करते हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस की 3 है और इसका 7 है। टोटल अगर बात करेंगे तो 30 सीट हैं, 30 सीट टोटल है। अब इसमें जिनका सबसे अच्छा नंबर आएगा तो उनको क्या होगा, एआरएस में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनका उससे कम होगा, मतलब मिडिल कैटेगरी में होंगे, उनका एसएमएस में सिलेक्शन होता है। जिनका लोअर नंबर आते हैं उनका एसटीओ में नंबर हो जाएगा। टॉप 30 जो भी लोग होंगे उसमें कैटेगरी वाइज उस हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम नेट के एग्जाम की पहले हम बात कर लेते हैं। नेट के एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या उसमें सावधानियां मेरे को बरतनी चाहिए। 150 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। अगर सही हो जाएगा तो एक नंबर, अगर गलत हो जाएगा 1/3 आपका सही में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये जो एग्जाम है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन का इसमें फ्री में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन को आप ऊपर ऑप्शन होगा आपका इंग्लिश और हिंदी में, या अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको हिंदी में कर लीजिए, ये वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, जब रिजल्ट मतलब तो आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसमें जो यूआर के लिए जो कितने नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेट, क्योंकि नेट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेट का आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई करते हैं तो नंबर होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। डिग्री कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आजकल नेट कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास नेट होता है तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा दे देते हैं। ये नेट के बेनिफिट होते हैं, और साथ ही साथ नेट का होना ये दर्शाता है कि आपके पास उस सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान है। तो आप जब प्राइवेट कंपनी में किसी में भी अप्लाई करेंगे, एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो पेस्टिसाइड कंपनी है, हेर्बिसाइड कंपनी है, उसमें वहाँ पे आप दिखाएंगे कि हम एग्रोनॉमी में नेट होल्डर हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छा वेटेज दिया जाएगा। तो ये नेट के आपको आपके बेनिफिट होते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट का, मेंस का। ये जो नेट प्री रहेगा इसमें 150 में जो टॉप जो कैंडिडेट होंगे, कितने, एक सीट पे 15 लोग कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड होंगे मेंस के लिए। मेंस का जो एग्जाम होगा एसएमएस एसटीओ एंड एआरएस का होगा, और ये प्री था वो केवल क्वालिफाइंग है। उसका इस बार एसटीओ और एआरएस में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। एआरएस और एसटीओ एसएमएस का नंबर क्या है, 300, 300 रहेगा। ये हमारा मेंस का रहेगा, और साथ ही साथ 45 रहेगा इंटरव्यू का। इसमें क्या होता है, जो मेंस का जो नंबर होता है वो ऑलरेडी मेंस का नंबर डिसाइड कर देता है कि आपका एआरएस होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं रहता है, तो कोशिश करना है कि आपको मेंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। इंटरव्यू में क्या करता है, जो आपने जिस हिसाब से आपका नंबर आया आया होता है उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बता ले गए तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, अगर आप ना बता पाए तो आपको वहाँ पे नंबर कम कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए पहले जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया था वो नेट के लिए बताया था। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ये है एआरएस के लिए। एआरएस के लिए आपको इतना नंबर तो लाना ही लाना है, 45% यूआर के लिए, 40% ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 35%। आपको इतना नंबर लाना है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है एआरएस लिखने के लिए। इसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ तभी बनेगी जब आप इतना नंबर ला लेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, आप मेन साइड लिखने को नहीं मिलेगा आपको। तो आपको इतना नंबर तो सिक्योर करना ही करना है प्री में। हम बात करते हैं कि मैथ्स जो का जो एग्जाम होगा वो मैथ्स में कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितना कितना स्पेस दिया जाएगा। तो जो मेंस रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आएंगे, 5 मार्क के रहेंगे। 50 वर्ड्स में उसको लिखना है। इसके लिए क्या होगा, आपको A4 साइज का एक साइड, एक तरफ का आपको पेज दिया जाएगा, उसमें भी आपको लिखना हो। 10 क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या किया जाएगा, A4 साइज के दोनों साइड, बोथ साइड आपको दिया जाएगा, और बोथ साइड्स में आपको अपना आंसर लिखना हो। जो लॉन्ग रहेगा उसमें 2 पेजेस दिए जाएंगे A4 साइज के, दोनों साइड में उसमें जगह रहेगी। अब उसमें जो मेंस में पहले क्या होता था, एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता था। अब एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें
ये अभी यही रूल है, बाद में ये बोर्ड है, बोर्ड अपना चेंज कर सकता है जब किसी के बराबर नंबर आ जाए, डेट ऑफ बर्थ भी सब कुछ सही हो जाता है, प्री में भी नंबर बराबर हो जाते हैं, तो कभी कभी एक पे चार भी बुलाए जा सकते हैं। तभी आपको मान के चलना है कि एक पे तीन ही लोग को ही बुलाया जाएगा। बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस की हम बात करते हैं तो पहला जो यूनिट है, इसमें इसमें देखिए, जो मैंने यहाँ पे यूनिट हाईलाइट कर रखा है, इसमें दोस्तों समझने की बात ये है कि इस यूनिट में ये जो टॉपिक हैं, जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग तीनों प्रकार के आपको क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करनी है। शॉर्ट में आएगा 50 शब्दों में क्या आंसर आप लिखेंगे, 100 शब्दों में आंसर उसका क्या लिखेंगे और 150 शब्दों में आप आंसर क्या लिखेंगे। इस प्रकार के आपको सभी की जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनका सबका आपको आंसर राइटिंग करके नोट्स बना लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है जो हाइलाइटेड नहीं है, जैसे हाइलाइटेड में मैंने आपको क्या क्या दिया रखा है, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ क्रॉप यील्ड्स एंड वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल ऑप्टिमा, क्रॉप एडेप्टेशन, क्लाइमेट शिफ्ट। ये जैसे आप क्रॉप इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी की जो बुक है पीएनयू की पीडीएफ, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एग्रो इकोलॉजिकल एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, एक क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की जो बुक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की रेड कलर की जो बुक है, रेड कलर का जो कवर पेज है, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नेट स्टिमुलेशन, सोलर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड रिलेटिव वाटर कंटेंट, लाइट इंटेंसिटी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जो वॉल्यूम 2 इसको यूज कर सकते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी का जो अंग्राव का पीडीएफ है उसका यूज कर सकते हैं। वाटर एंड CO2 इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस रेट्स एंड एफिशिएंसी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इन क्रॉप। अब मैंने क्या किया था, मैंने ये कंटेंट फॉलो किया था। फिर उन कंटेंट से जो मैंने नोट्स बनाए थे, हमारे खुद के जो नोट्स थे, उस नोट्स को मैंने एग्रोनॉमी जो सिंप्लीफाइड बुक अभी मैंने 1-2 महीने पहले इसका पब्लिकेशन हुआ है, इसमें सभी चीज़ों को मैंने कंपाइल किया हुआ है। आप क्या करेंगे, वो सब चीज़ें आप पढ़ के, जो आप कहीं बड़ी-बड़ी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो आप उसको समझते हैं, समझने के बाद जो निचोड़ निकलता है, निचोड़ को जो आप अपना नोट्स बनाते हैं, वो मैंने क्या किया उस एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड बुक में मैंने कंपाइल कर दिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल जो अल्टीमेट तक जो आप पहुँचते हैं, जो नोट्स आपको चाहिए रहता है, वो नोट्स आपको एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड बाय संदीप कौर वाली बुक में आपको मिल जाएगा। और एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो बुक है, जैसे फर्स्ट जो जनरल एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट ऑप्शन है और एक एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी है, ये जो यूनिट है 3 यूनिट है, इसमें आपको ये हाईलाइटेड वाली मेन पॉइंट, मेन टर्मिनोलॉजी आपको वहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं बीड मैनेजमेंट की। बीड मैनेजमेंट ये बहुत ही अच्छी यूनिट है। क्यों यूनिट ये अच्छी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बीड साइंस के जो एक्सपर्ट होता है, जैसे डॉक्टर टीके दास सर है, अगर इनको पेपर बनाने को मिलेगा, कि अधिकतर ये क्या करते हैं कि बीट साइंस से क्वेश्चन रख देते हैं, या ए आर शर्मा सर हैं, ये लोग जब भी ये लोग पेपर बनाएंगे तो इनका ये इस I मीन इन ये बीट साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा इनका नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है इनका, तो ये लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, डरने की उतना ज़रूरत नहीं है। जो जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं टॉपिक, इनको जैसे स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ बीट मैनेजमेंट, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एलिलोपैथी, क्रॉप बीट कंपटीशन, हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, मोड ऑफ एक्शन, सिलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये जो मेन टॉपिक हैं, ये आप जाके टीकेदार सर की जो बुक है वहां से जाके पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, जैसे मैंने बोला हुआ तीनों प्रकार के आपको क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करना है, उसका नोट्स बना लीजिए, जो की पॉइंट है उनको लिख लीजिए, आपकी जाके आपका प्री के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ रहेगा प्री में ही, तो प्री का भी अच्छे से तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि मेंस पे सीधा जाना है कि नहीं हम आंसर राइटिंग ही केवल करेंगे, हमको प्री की तैयारी नहीं करना है। ये गलत फहमी में मत रहना, हमारे बहुत से सीनियर थे, बहुत अच्छे, वो टैलेंटेड थे, मेंस में अगर उनका सिलेक्शन होता तो वो ARS अवश्य बनते, बट बहुत सी बार वो क्या करते हैं, प्री से ही बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, सभी को इक्वल वेटेज देना है समय के अनुसार। फिर आप क्या करेंगे, स्पेशल बीट, पैरासिटिक एक्वाटिक बीट है, ये जो मैंने है इससे पढ़ सकते हैं। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने अंग्राओं की पीडीएफ पढ़ी थी, बाद में टीकेदार सर की बुक पे गया था, टीकेदार सर की बुक पढ़ा था। टीकेदार सर की बुक पढ़ने के बाद 2018 के या 19 के आसपास बीट साइंस एंड मैनेजमेंट, ये बुक इसकी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी और इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस से मिलकर निकाली हुई है, ये बुक आई थी। इस बुक को मैंने पढ़ा था। इस बुक को पढ़ने का मेन कारण मैं बताता हूँ आपको।
ये जो बुक होती है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी से जितना भी बुक निकलती है, ये बुक को आईसीआर के जो मेजर मेजर साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उस फील्ड के, वो लोग इस बुक को लिखते हैं। वो लोग उस बुक को लिखते हैं, वो एक जो आंसर देते हैं, वो होलिस्टिक आंसर देते हैं। रेफरेंसेस होते हैं, डेटा होता है, क्वांटिटेटिव टर्म में दिया रहता है कि हाँ इतना परसेंट हमारा क्लाइमेट सेंसिटिविटी रिड्यूस हो रहा है, C4 बीट को इतना बेनिफिट हो जा रहा है, C3 बीट्स को इतना बेनिफिट हो जा रहा है, ये पर्टिकुलर रिसर्च में ऐसा पाएगा। इस टाइप की ये चीज़ें मिलती हैं। यार आईसीआर के बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं जो उस अपने फील्ड के बहुत बड़े पॉपुलर हैं, वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए मैं हर वक्त आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो जो सोसाइटी की जो बुक है उनको सबको पढ़िए, या किसी यार साइंटिस्ट ने जो कोई बुक लिखी हुई है उनको पढ़िए, क्योंकि उनका जो सोचने का नजरिया होता है वो एक साइंटिफिक होता है, वो साइंटिफिक मीन आंसर राइटिंग उसमें डालते हैं अपनी किताबों में। तो उन चीज़ों को आप कोशिश कीजिएगा कि जो मेंस के जो नोट्स बनाएंगे आप उधर से बनाना। तो मैंने क्या किया था कि जो पढ़ा हुआ था इन टिकेदार सर की बुक से है या इंडियन सोसाइटी से, जो बीट साइंस के बेसिक मेजर पोर्शन था उसको इस एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड बुक में कंपाइल किया हुआ है। और आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक से क्या करना है, मेजर मेजर टर्मिनोलॉजी पढ़ देना है बीट साइंस पोर्शन से। इस बीट मैनेजमेंट में एक और चीज़ होती है दोस्तों, न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए आप अमित भटनागर सर की जो बुक है न्यूमेरिकल एग्रीकल्चर, उसको अच्छे से आप उससे आप न्यूमेरिकल एग्रोनॉमी अपना कंप्लीट कर लेना बीट से रिलेटेड। और साथ ही साथ बीट साइंस में जो टीकेदार सर की जो बुक है, पीछे उसमें बीट साइंस की जैसे बीट कंट्रोल एफिशिएंसी है, बीट कंट्रोल इंडेक्स है, हेर्बिसाइड एफिशिएंसी इंडेक्स है, बीट इंडेक्स है, या मीन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव डोमिनेंस है, हेर्बिसाइड कैलकुलेशन है, रिकमेंडेड डोज है, ये आप जाके वहाँ से जाके पढ़ लेना, जाके पढ़ना बस। ये मतलब क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये एक भी भूलना नहीं है आपको कि जैसे क्रिटिकल क्रॉप बीट कंपटीशन का कभी-कभी आ जाता है, बीट प्री प्लॉट, बीट कंट्रोल प्लॉट, ये सब प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी मतलब यूनिट को हल्के में नहीं लेना है, सभी को बराबर रिस्पेक्ट देना है। और बीट साइंस बहुत ही अच्छा है, अगर कोई बीट का एक्सपर्ट पढ़ गया तो क्या पता 30-40% भी पूछ सकता है। बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज। जो भी एग्रोनॉमिस्ट होता है, या चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, उनका सबसे जो मेजर सबसे ज़्यादा जिस यूनिट को वो पसंद करते हैं वो यही यूनिट होती है, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज। तो इस यूनिट को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, concept of essentiality of plant nutrients, their critical concentration in plant function and efficiency, symptom, nutrient interaction, diagnostic technique with special emphasis on emerging deficiency of secondary and micronutrient, soil fertility and productivity and their indicator, fertilizer material। ये मेजर मेजर जो है, ये इसको क्या करना है, पहले तो आप अंग्राव की पीडीएफ से पढ़ लीजिए, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के जो पीडीएफ है वहां से पढ़ लीजिए, साथ ही साथ ऐसा रेडी एंड रेडी रेडी सर की भी बुक वहां से पढ़ लीजिए। फाइनली आपको जो नोट्स बनाना है दोस्तों, वो नोट्स बनाना है टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाली बुक से, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मोस्ट फेमस जैसे सॉइल फर्टिलिटी के साइंटिस्ट हैं, जैसे शिवे सर हो गए, डॉक्टर वी के सिंह सर हो गए, डॉक्टर दिनेश सर हो गए, राजेंद्र प्रसाद सर हो गए, इन लोगों ने इन किताब में इनके चैप्टर आप पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो एक एक्सपर्ट जब चैप्टर लिखता है एक नॉर्मल बुक में होता है तो कितना अंतर रहता है। तो वहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छे से किताब को लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके नोट्स बना सकते हैं। मैंने वहीं से नोट्स बनाए थे, और नोट्स को क्या किया है, इस एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड बुक में कंपाइल कर रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस जो बुक है, इसको आप मतलब कि जो आपका फर्टिलाइजर मटेरियल्स हैं, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, सेकेंडरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट, वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप एक दोस्त कर सकते हैं कि जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी वाली जो बुक है, वहाँ से आप प्रिसीजन फार्मिंग है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, वो टॉपिक आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी वाली बुक में सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल मैनेजमेंट करके 2 यूनिट दिए दे रखी हैं, वहाँ से पढ़ देना। जब आप बैक में जाएँगे तो बैक में आपको क्रिटिकल कंसंट्रेशन सॉइल में कितना होना चाहिए, प्लांट में कितना होना चाहिए, और डिफरेंट साइंटिस्ट क्या है, डिफरेंट जर्नल क्या है, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट के फंक्शन क्या-क्या होते हैं, किस में कितना न्यूट्रिएंट में कितना, किस फर्टिलाइज़र में कितना कंसंट्रेशन है, ये सब चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये इसमें इन सब जो नोट्स हमारे थे उसमें मैंने एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड में एक कंपाइल किया हुआ है, सभी प्रकार के जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, कुछ एडवांस टॉपिक हैं, जैसे ग्रीन सी करके मैंने न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट की, जो से डोज कैलकुलेट किया जाता है, नैनो यूरिया है, या जो डिफरेंट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आए हुए वो इस एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड बुक में मैंने कंपाइल किया है। और साथ ही साथ जो पुराने जो रेडी रेडी ऐसा रेडी सर की बुक में है, या टेक्स्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, वो तो मैंने डाला ही डाला है।
तो आप ये मैंने जो मैंने हाइलाइटेड के रखे हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ जो हाइलाइटेड नहीं है इसको एक दो बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे, या वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप एटलीस्ट जो खाली स्पेस है उसको आप भर सकें। बात आते हैं ड्राईलैंड एग्रोनॉमी का। ड्राईलैंड एग्रोनॉमी सॉइल फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्राईलैंड एग्रोनॉमी और इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है ये तीन, और फिर स्टैटिस्टिक, ये तीन चार जो यूनिट्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देके पढ़ना है। अब जैसे ड्राईलैंड एग्रोनॉमी में आप देखेंगे जैसे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ड्राउट एंड ड्राउट मैनेजमेंट है, कंटीजेंसी क्रॉप प्लानिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, एक्वा फर्टिगेशन है, और कंसेप्ट ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी में आपको ड्रॉट अडेप्टेशन मैकेनिज्म तो मिल ही जाएंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट से रिलेटेड तो मिल ही जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसको मैंने दोस्तों क्या किया था, एंग्राव का जो पीडीएफ था ड्राईलैंड से, वहाँ से भी पढ़ा था। साथ ही साथ एस आर रेड्डी सर की जो बुक है वहाँ से पढ़ा था, रेड्डी सर की बुक से पढ़ा था। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जब आप पढ़ोगे, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ोगे, एग्रोनॉमिक क्रॉप हस्बेंड्री पढ़ोगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट पढ़ोगे, वहाँ पे काफ़ी टर्म आपको, बहुत से टर्म आपको दोस्तों मिल जाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो ये सब चीज़ें हैं आपको, मतलब फाइनल जो निचोड़ है वो आपको इस एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड बुक में मिल जाएगा। जितनी भी किताबों का जो निचोड़ है वो आपको इस किताब में मिल जाएगा अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम चाइल्ड, क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम चाइल्ड में देखोगे दोस्तों, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन, मतलब 5 to 10% टोटल में कंट्रीब्यूशन इसका रहेगा इस यूनिट का। 5% तो आप मान ही लो। प्री में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इससे, मेंस में कम रहेगा। मेंस में एक क्वेश्चन आएगा बट प्री में बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे सैलाइन सॉइल क्या होती है, एल्कलाइन सॉइल क्या होती है, सोडिक क्या सॉइल क्या होता है, डिग्रेडेड सोडिक सॉइल क्या होता है, एसिड सॉइल क्या होता है, एसिड सल्फेट सॉइल क्या होता है, कैट सॉइल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। जिप्सम क्या, जिप्सम इक्विवेलेंट कितना होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था, इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाली जो बुक थी माइकल सर की, ये इसको पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस सर, डी के दास सर की जो बुक है इसको पढ़ा था। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जैसे सॉइल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, सॉइल फर्टिलिटी वाला पार्ट है, वहाँ पे ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आप इसके लिए भी इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड में बहुत अच्छे से मैंने सब चीज़ों को कंपाइल कर रखा है। मैं आपको कहूँगा पहले आप थ्योरी की बुक पढ़ लीजिए, लास्ट में रिवीजन के लिए ये सब कुछ इसी में मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं जानने को मिलेगा। मीन ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि इसके लिए कोई भी एक किताब मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस किताब से सब कुछ फंस जाएगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि जो राजेंद्र प्रसाद सर वाली जो बुक है उससे मोस्ट ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन 1 और क्रॉप प्रोडक्शन 2। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी बुक से, राजेंद्र प्रसाद सर वाली बुक से ही पढ़ना है। आप चेता सिंह सर की भी बुक को ले सकते हैं, मुकुंद जोशी सर की भी बुक को ले सकते हैं, आईपीएस अलावा सर की बुक ले सकते हैं, एसआर रेड्डी सर वाली भी बुक ले सकते हैं। लेकिन ध्यान नहीं रखना है, आप एक टेबल बना लीजिए, वहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, इरिगेशन मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, सीड रेट, टाइम, सोइंग, ये सब कुछ चीज़ों को डाल लीजिए। साथ ही साथ स्पेशल कुछ उसमें प्रैक्टिस ही होती है, जैसे निपिंग किसी में होती है, किसी में टॉपिंग होती है, किसी में क्यूरिंग होती है, किसी में रेटिंग होती है। इन चाहे तो आप साइड में लिख लीजिए। और स्पेशल जैसे कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे एसआरआई राइस में हो गया, स्पेस ट्रांसप्लांटिंग शुगर कैन में हो गया, या ट्रांसप्लांटिंग अभी जैसे विंटर मेज में आ रहा है, तो ये इस प्रकार की आपको करना है। फर्व क्या होता है, ये सब चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप टेबल बना लेना। अब जैसे ये जो बुक है एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड में, इसमें मोस्ट ऑफ बुक से मैंने इसमें कंपाइल करके इसमें डाल दिया है। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक से क्या करना है, क्रॉप हस्बेंड्री से आपको जाके बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। जैसे डिफरेंट पार्ट होते हैं, प्रेसाइल लीफ क्या होती है, लेब्रस लीफ क्या होती है, लेमा क्या होता है, पेलिया क्या होता है, सेमिनल रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, बूटरेस रूट क्या होता है, एसएसआई क्या होता है, इस सब टाइप की चीज़ें आपको एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक में मिल जाएगा। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक मैंने ये बताया है आपको कि इससे फ्री में, मतलब ये मान लो 6 या 7 क्वेश्चन आपको 150 में मिलेंगे, लेकिन मेंस में एक या दो क्वेश्चन तो मिलना पक्का ही है। वो आपके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से रहेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन से मिल सकते हैं, एनालिसिस ऑफ कोएफिशिएंट हो गया, या पूल एनालिसिस हो गया, यहाँ से आपको मिलेंगे। ये हाईलाइटेड जो पॉइंट हैं ये आप अच्छे से पढ़ देना। इसके लिए दो दो मतलब कंटेंट होता है, या तो आप एंग्राओ की पीडीएफ पढ़ सकते हैं,
पीडीएफ नहीं पढ़ना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, रंगा स्वामी सर की जो बुक है तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। मैंने इन्हीं दोनों से पढ़ा था। साथ ही साथ गोमेश सर की जो बुक है उसमें जैसे डीएमआरटी टेस्ट है, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है, फैक्टोरियल आरबीडी है, ये सब गोमेश सर वाली बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो वहाँ से कंपाइल किया था मैंने और इस एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड वाली बुक में डाल दिया है। और इसकी टर्मिनोलॉजी के लिए क्या करना है, एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जाना है, लास्ट में जाके स्टेटिस्टिक पोर्शन दिया हुआ है तो वहाँ से मेजर मेजर टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ लेना है। बात करते हैं सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम का। सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम की जो जितने भी इसमें मेजर मेजर यूनिट होती है, जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, एग्रोस्टोलॉजी ग्रासलैंड होता है, एलिलोपैथी होता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है। अब इसके लिए मैंने दोस्तों क्या किया था, जो मेजर जैसे कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम है, पांडा सर की बुक से पढ़ा था और एसआरईटी सर वाली बुक से पढ़ा था। और जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो मेजर मेजर यूनिट है यहाँ पे, अब जैसे एग्रोस्टोलॉजी है, ग्रासलैंड इकोलॉजी है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड है, ये मैंने हमारे जो नोट्स थे उस नोट्स से मैंने, मतलब जो आईआरए की नोट्स थे वहाँ से पढ़ा था, वहाँ से करके नोट्स बना लिया था। एनवायरमेंटल साइंस, एग्रोस्टोलॉजी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री का मैंने कोर्स लिया था। तो उसको सबको मैंने क्या किया है, इसमें कंपाइल करके अच्छे से लिख दिया है। और साथ ही साथ जो हमारी हैंडबुक, जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है आईसीएआर की, वहाँ से मैंने एग्रोस्टोलॉजी ग्रासलैंड इकोलॉजी यहाँ से बहुत अच्छे से नोट्स बना के उस बुक में कंपाइल किया हुआ है। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड तो इसमें ज़्यादा नहीं है। हाँ, जनरल आपको ये जो एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, एलिलोपैथी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, अल्टरनेट लैंड सिस्टम क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ये वहाँ से टर्मिनोलॉजी आपको बेसिक बेसिक मिल जाएंगे। बेसिक सॉइल एंड वाटर। सॉइल एंड वाटर के लिए मैंने जो किया था, ऐसा रेड्डी सर की जो बुक पढ़ा था, रेड्डी सर की बुक पढ़ा था। एंग्राओ की पीडीएफ में क्या करना है, ड्राईलैंड और इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट दोनों को पीडीएफ पढ़ लेना। सर रेड्डी सर की बुक पढ़ा था, रेड्डी सर की जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी वाली बुक थी वही पढ़ा था। इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो ये माइकल सर की बुक थी, वहाँ से मैंने नोट्स बनाया हुआ था। इसकी जो स्मॉल वर्जन है इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस से माइकल की, एक माइकल सर की, उसके लिए है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, डॉक्टर मजूमदार सर की ये बुक है। तो वहाँ से मैंने नोट्स बनाया था और फिर उसके बाद जो अच्छा मेरा नोट्स था इसमें कंपाइल कर दिया है। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक से क्या करना है, जो बीट वाटर मैनेजमेंट है वो पार्ट आपको पढ़ देना, तो आपकी जो भी टर्मिनोलॉजी है बेसिक आपको क्लियर हो जाएंगी। टर्मिनोलॉजी अगर दोस्त आती है तो उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, टर्मिनोलॉजी बुक क्यों पढ़ना चाहिए। जब आप प्री का एग्जाम देंगे, प्री के एग्जाम में आपको एलिमिनेशन टेक्निक में ये एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी, मेंस में क्या करेंगे, जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया या शॉर्ट क्वेश्चन आया, अगर आपने डेफिनेशन करेक्ट लिख दिया ना, आप ये मान लो आपने 50% काम वहीं कर दिया। फिर उसके बाद जो उसके की टर्म होंगे जो डेफिनेशन में यूज किए होंगे उसको बाद में जाके कुछ कुछ एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम बना देना, तो जैसे लॉन्ग में आ जाए तो वैसे कर देना। तो इसलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ, जो हमारे जूनियर होते हैं, सीनियर हैं, जो अभी एआरएस की तैयारी कर रहे हैं, हर वक्त मैं उनसे बोलता हूँ कि एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को आप प्रायोरिटी में रखिए। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आपको एआरएस, नेट और एसएमएस और इंटरव्यू जो भी आप देंगे, उसमें सबसे ज़्यादा आपको एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी आपको सहायता करने वाली है। काफ़ी ये जैसे सॉइल वाटर रिलेशन है, सॉइल फेट ऑफ रेन वाटर रिसीव्ड इन सॉइल, जैसे इस पे एक पूछा जाता है, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम, इन्फिल्ट्रेशन कैसे मेजर किया जाता है, क्या इन्फिल्ट्रेशन होता है, डिफरेंट सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग जो आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं टाइल इन एग्रीकल्चर की बुक से, कंटीजेंट क्रॉप प्लान एंड अदर स्ट्रेटेजी फॉर एवर एंड वेदर, ये भी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अभी आ रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर आ रहा है। तो इसके लिए आप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो रेड कवर पेज वाली बुक है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, उसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्त वैसा ही सॉइल वाटर रिलेशनशिप में है। इसके लिए इसमें एक यह कहना सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज ये यूनिट पढ़ रही है, इसके लिए आप डीके दास सर की बुक पढ़ लेना। डीके दास सर वाली बुक में इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस, वहाँ पे बहुत अच्छी ये सब टर्म मिल जाएंगे आपको। मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, सैचुरेटेड में कैसा होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डीप परकुलेशन क्या है। इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए सर आप लोग ये माइकल की जो बुक है उसको देख लेना। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट ये मौजूदा सर की बुक है। बाद में जब आपको ना अच्छा लगे तो बाद में आके इकोनॉमी सिंप्लीफाइड जो बुक है, यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें यहीं एक जगह मिल जाएंगी जितने भी टर्म है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक में आपको आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, कंसेप्ट के बाद जो निचोड़ होता है वो निचोड़ तो मैंने इकोनॉमी सिंप्लीफाइड बुक में डाला ही हुआ है। तो आपको कोशिश करना है पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए, अपना कंसेप्ट बनाइए, वो कंसेप्ट बनाएंगे तो आपको
फायदा क्या होगा, एआरएस का जो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मेंस राइटिंग में। साथ ही साथ आप जब इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में आप समझ के जब आंसर देते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप सेम वही यूनिट है, ये वही कंटेंट हो जाएगा इसके लिए। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट दोस्तों, ये जो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है, इरिगेशन से लगभग 30% के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करना है, इरिगेशन वाला जो पोर्शन है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। अब जैसे इसमें मेजर मेजर जो यूनिट बताता हूँ मैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, irrigation scheduling, concept of critical growth stages, measurement of irrigation water, application distribution efficiency, water quality, conjunctive use of water, irrigation strategy, interaction between irrigation and fertilizer, more crop per drop, ये जैसे माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिया क्या क्या होती है, तो इसके लिए मैंने अंग्राउ है, रेडी एंड रेडी है, इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस से, ये माइकल सर की जो बुक थी। और दोस्त एक चीज़ इसमें बताऊंगा, जैसे वाटर से रिलेटेड जितने भी, तो एग्रीकल्चर डेटा बुक वहाँ से देख लिया कीजिए, तो वहाँ पे कितना नेट इरीगेटेड एरिया है, किस स्टेट में ज़्यादा इरीगेशन एफिशिएंसी है, किस स्टेट में कम एफिशिएंसी है, प्रेजेंट टाइम में कितना है हमारा माइक्रो इरिगेशन का एरिया है, किस स्टेट में ड्रिप का है, किसी स्प्रिंकलर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको हेल्प करेगा वो डेटा, आप देख लेना है, कोई करंट अफेयर्स की बुक पढ़ लेना है। और रिमेनिंग जो हाईलाइटेड किया हुआ है ये इन बुक से पढ़ लेना। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को तो बहुत पढ़ना है वाटर के लिए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है वाटर में, जो टर्मिनोलॉजी एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में सब मिल जाती है वो। तो सब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर। तो इसमें आपको जो पहले ही है, ये तो ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन ये याद रखना है इस यूनिट को आपको क्या करना है। यूनिट ऑलरेडी आपका सॉइल में आ चुका है और वाटर में आ चुका है। इस यूनिट के जैसे ड्रेनेज फॉर इम्प्रूविंग वाटर लॉक सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि जैसे सर ईडी सर की बुक है, माइकल सर की बुक है, एवियन ये जो वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉग सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये डीके सर में अच्छे से दिया हुआ है सॉइल साइंस वाले में। प्रॉब्लम मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल रोल ऑफ अमेंडमेंट इन ड्रेनेज, ये भी डीके सर वाली बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड यूज ऑफ ब्रेकेज वाटर, ये भी डीके सर की वाली बुक में अच्छा दिया हुआ है। साल्ट इफेक्ट सॉइल के बारे में भी डीके सर की वाली बुक में अच्छा दिया है, तो ये वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। चौथा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो ऑर्गेनिक का जो ट्रेंड चला है, ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हुए, क्वांटिटी मीन फूड सिक्योरिटी तो हो गया है, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हम डाउन हो रहे हैं, सॉइल हेल्थ डिग्रेडेड हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना चाहिए, तो इसलिए ये लेटेस्ट कंसेप्ट है। तो दोस्त इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या पता ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कंसेप्ट, डेफिनेशन, कंपोनेंट एंड टाइप, इसके लिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी की बुक यूज करना दो। एंग्राओ का पीडीएफ तो यूज करना ही करना है, साथ ही साथ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी में एक चैप्टर दिया हुआ है, वहां से पढ़ना आप। वहां आपको मोस्ट ऑफ चीजें मिल जाएंगी, जब आपको कहीं ना मिले तो सभी का कंपाइलेशन आपको एग्रोनॉमी सिंप्लीफाइड वाली बुक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा पढ़ने की रणनीति कैसे होना चाहिए। जब तक कि आपका प्री एग्जाम है, जब तक कि आपका प्री एग्जाम है, तो 40% आप रीडिंग को टाइम दीजिए, मतलब रीडिंग कीजिए, 40% रिवीजन को, 20% आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कीजिए, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं देना है, 15 to 20% दो टाइम। रीडिंग, रिवीजन, रिवीजन इसलिए जरूरी होता है, रिवीजन करने से आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होता है। अदरवाइज आपने कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, जो यूजी में पढ़े हुए हैं वही आप पीजी में पढ़ रहे हैं, वही पीएचडी में पढ़ रहे हैं, सब कुछ वही रहता है। आप जान तो रही हैं, लेकिन आप वहाँ पे जब एग्जाम के समय होते हैं, आप अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन आपका वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो जाते हैं, एक्यूरेसी कम हो जाती है आपकी। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको रिवीजन करना होता है। इसलिए मैं हर वक्त यही बोलता था कि रिवीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, रिवीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। हम रिवीजन पे ज़्यादा किया करते थे। जब लास्ट मतलब जब हम अब जो मैंने लिखा है, लास्ट 30 days गिव मोर एम्फेसिस ऑन आंसर राइटिंग, इट शुड बी गॉन अप टू 70%। जब आप मेंस के लिए मतलब प्री देने के बाद आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम टाइम अपना देना है आपको आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग करने के लिए देखो मैंने दोस्तों ये बताया हुआ है। आप आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो हाईलाइटेड यूनिट है उससे टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी हाईलाइटेड यूनिट हैं उनसे क्वेश्चन बनाने हैं आपको, सभी से क्वेश्चन बनाइए 50। हर एक क्वेश्चन के 3 आंसर बनाइए, शॉर्ट आंसर बनाइए, मीडियम आंसर बनाइए, लॉन्ग आंसर बनाइए। तो आप उसको क्या कर लीजिए,
फिर उसको आप पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाने के बाद आप डेली मॉर्निंग में या कहीं खाली स्थान पे मीन्स इवनिंग के टाइम आप अगर कहीं आप बैठे हुए हैं, एक बार आपको उसको देख लीजिए। सोने से पहले आप उसको देख सकते हैं, या मॉर्निंग में जो जल्दी जागते हैं वो जागने के बाद देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तकनीकी आप अपना सकते हैं। अब दोस्त आता है कि आप जब मेंस के लिए आंसर राइटिंग करोगे, एक क्वेश्चन के लिए आंसर राइटिंग में आप कितना टाइम देंगे? क्योंकि आप अभी नए हैं तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं अपना समय में क्या रणनीति अपनाता था, तो उसके अनुसार मैंने इसको इस प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से बांटा हुआ है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन 25 आएंगे, 125 नंबर के होंगे, उनके लिए 75 मिनट टाइम मैंने दिया हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग के लिए 3 मिनट, तो आपको टाइमर लगा लेना है। 10 क्वेश्चन का सेट बनाना है शॉर्ट के लिए, और 30 मिनट में 10 का आंसर राइटिंग फिनिश करना है। इस प्रकार से कीजिए। मीडियम वाला रहेगा आपके ए4 साइज के दोनों साइड का पेज रहेगा, उसको आपको 6 मिनट में आंसर राइटिंग करना है। आप ये कैसे करेंगे आप जानिए। आपको ये करना ही करना है। एक भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। एक भी जो जगह है वो जगह सब भरी हुई दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से वो रणनीति आपको अपनानी है। लॉन्ग के लिए दोस्त क्या करना है, एक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट टाइम देना है। अब वहां पे क्या करना है कि इमोशनल नहीं होना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम किया है और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आ गया तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे ही मैंने वर्ड डाला, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 7 मिनट ले लिए, नहीं। नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। अगर 5 का है तो आपको जनरल मार्किंग 2.5 नंबर होगा। जब आप वैल्यू एडिशन कर लेंगे, वैल्यू एडिशन जैसे आपने डायग्राम बना दिए, रेफरेंस ऐड कर दिया, हाईलाइट कर दिए की पॉइंट, और इंट्रोडक्शन लिखा और कंक्लूजन लिखा, तो आपको 3.5 तक जा सकते हैं। अदरवाइज 3 ही रहेंगे। जो आपका 5 नंबर वाले में 3 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। 3.5 बहुत हद से हद, इससे ज्यादा नहीं जाते। तो दोस्तों आप सबको इक्वल वेटेज देना है। 2.5 तो नंबर मिलना ही मिलना है आपको। एक क्वेश्चन में 2.5 तो मिल ही जाता है वो। और अगर आप वैल्यू एडिशन कर लेंगे उसमें क्वेश्चन के आंसर में, जैसे जो मैं था हुआ, तो आप अच्छे से अंदर पा जाएंगे। अब वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे बताता हूँ। मेरा आंसर राइटिंग क्या था। टू आंसर राइटिंग मोर एंड मोर मेक योर पीडीएफ एज आई टोल्ड। मैंने बोला कि आप क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है, पीडीएफ बना लेना है। शॉर्ट की, लॉन्ग की और मीडियम की। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आता है तो हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे हम आंसर राइटिंग नहीं करना है, या लॉन्ग में ही आंसर राइटिंग करना है, शॉर्ट में करने नहीं करना है, मीडियम में नहीं करना है। नहीं, ये बहुत गलत है। आपको क्या करना है, शॉर्ट के लिए अलग आंसर राइटिंग करना है। शॉर्ट के लिए ए4 साइज का जो पेपर होगा एक साइड के लिए कीजिए, उसमें अपना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे लिखिए। और इसमें क्या करना है, की पॉइंट डालना है। जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का शॉर्ट में लिख रहे हैं तो मैंने डेफिनेशन डाल लीजिए एफएओ के हिसाब। फिर इसको जो 3 प्रिंसिपल हैं, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस है, क्रॉप एरिया 30% क्रॉप एरिया शुड बी कवर्ड बाय क्रॉप रेसिड्यू है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये तो मैं एडिंग। और लास्ट में आपको एक कंक्रीट कंक्लूजन देना है कि हाँ, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज इसेंशियल टू कम्बेट द मेजर प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, जैसे एनर्जी का प्रॉब्लम है, सॉइल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, फ्यूल का प्रॉब्लम है, और हमारा जो है मतलब कि सॉइल जो मतलब कि ऑर्गेनिक कार्बन है या ग्रीन गैस इमिशन होता है उसको रोकने के लिए। तो एक फाइनल एक अच्छे से एक कंक्लूजन बनाइए। कंक्लूजन जब दोस्त बना रहे हो, या बीच बीच में आपको बीच बीच में रेफरेंस डालना है। जैसे अब रेफरेंस में ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे एफएओ का रेफरेंस दे दीजिए, या मेजर मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे एमएल जाट सर हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में काम किए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पेपर का ही नाम डालना है, लेकिन आप हाँ डाल दीजिए कि जाट एट अल 2016 कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में उन्होंने इतना रिपोर्ट किया हुआ है। और जैसे जैसे वीके सिंह सर हैं, जो सिंह एट अल हैं, तो इस टाइप के द्विवेदी सर का काम है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के, एस एल जाट सर है, सीएम परियार सर हैं, तो इन इन लोगों का आप रेफरेंस वहाँ पे यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। रेफरेंस यूज करने से ये इंडिकेट करता है कि आप रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं। और रिसर्च पेपर पढ़ने का मतलब साइंटिस्ट का मेन पर्पज यही होता है कि रिसर्च पेपर पढ़े। रिसर्च पेपर पढ़ेगा तो अच्छे से जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उस पर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसमें रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करेगा। रिसर्च गैप कितना है, कितना काम हो चुका है, फिर उस रिसर्च गैप पे वो रिसर्च करता है। फिर रिसर्च गैप की जो उसके लिए गैप है उसको फुलफिल करता है। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, यही होता है, पेपर पढ़ना है, पेपर लिखना है, रिसर्च करना है। तो इसलिए जब पेपर से आप कोई साइंटिफिक राइटिंग करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, जो भी एग्जामिनर होता है। आप जैसे मैंने ये एक टेक्निक में जो यूज करता था, मैं जो कंक्लूजन बनाता था उसमें ये टर्म मैं बस यूज करता था, सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, रिसोर्स एफिशिएंट एग्रीकल्चर है, प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स है, एसडीजी। ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये टारगेट हो जाएंगे।
नेशनल इंटरनेशनल गोल, सॉइल हेल्थ के लिए कोई गोल हो हमारा, क्रॉप के लिए कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या क्लाइमेट चेंज, वो सब हमको याद करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप आंसर खुद बना सकते हैं, नहीं तो कुछ आप लेटेस्ट टूल भी यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। और कैन रीड आर्टिकल, आर्टिकल रीड करने से क्या हो जाता है दोस्तों, कोई रिव्यू पेपर आप पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पे इन सब क्वेश्चन के आंसर मीन्स एक डायग्राम मिल जाता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, उसका डायग्राम मिलेगा। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बेनिफिट क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको डायग्राम मिलता है, उस डायग्राम से आप कर सकते हैं। एमएस पर्सनालिटी जैसे मैंने बोला हुआ है, जैसे वीर साइंस में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम आएगा, तो आप टी सर का नाम ले सकते हैं, ए आर शर्मा सर का नाम ले सकते हैं। जैसे इरिगेशन में नाम आता है, तो आप सिंधु का नाम संधू का नाम यूज कर सकते हैं, डॉक्टर आंचल दास सर का नाम यूज कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, इन सब लोगों का आप नाम यूज कर सकते हैं। क्राउड चीफ किसने, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे रतन लाल सर का नाम यूज कर सकते हैं, आईएफएस पे काम है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में डॉक्टर सुभाष बाबू सर का नाम यूज कर सकते हैं, आईएफएस पे है जैसे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह सर। ऐसे इन लोगों का आप नाम यूज कर सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रेफरेंस एग्जैक्ट ही आपको याद रहे। हाँ, अगर याद रह रहा है तो आप मैंने लिख दिए, नहीं तो ऐसे करके सिंह एट al reported that IFS can generate this much employment या can have this much net return। तो इस टाइप के आप वहाँ पे लिख सकते हैं और एक मतलब रेफरेंस के साथ दे देंगे, तो एक कंप्लीट आंसर बनता है और साइंटिफिक राइटिंग वाला आंसर बनता है। राइटिंग करता था दोस्तों, तो मेरे आंसर राइटिंग में मैं क्या करता हूँ कि मैं डायग्राम, जो भी मेरा क्वेश्चन था उसका मैं डायग्राम, आंसर हमारा डायग्राम में ही देता था। जैसे मेरे समय में पूछा गया था इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन और सीपेज में क्या अंतर होता था, वैसे आप अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो बहुत जगह बन जाएगी। और जिसकी आंसर राइटिंग, जैसे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपना हैंड राइटिंग को कम्बेट करने के लिए मैंने क्या किया था दोस्तों, तो मैं अपना आंसर था मैं डायग्राम में बनाया करता था। डायग्राम में की पॉइंट लिखा करता था, पूरा नहीं लिखा करता था की पॉइंट। जैसे इन्फिल्ट्रेशन के लिए की पॉइंट क्या है, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस, तो एंट्री ऑफ वाटर सॉइल सरफेस का मैंने क्या किया है, मतलब कि अंडरलाइन कर दो इसको। इसके बाद माइकल सर की बुक का, अगर इरिगेशन से कोई भी बात आ रही तो आप माइकल सर का रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आप बुक में यह देख लीजिए, उसका रेफरेंस यूज कर दीजिए वहां पे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका आंसर है वो साइंटिफिक आंसर बन गया। और साथ ही साथ मेन की पॉइंट और क्या है, ये क्या अनसेचुरेटेड और नियरली सेचुरेटेड कंडीशन में होगा, प्योर सेचुरेटेड में नहीं होता इनफिल्ट्रेशन, फिर वहां परकुलेशन चला जाएगा। तो ये टर्म यूज कर लूंगा। फिर मैंने डायग्राम बना दिए थे, डायग्राम में मैंने दर्शा दिया कि हाँ ये ऐसे इनफिल्ट्रेशन, ये एंट्री ऑफ वाटर हो रहा है सरफेस से। परकुलेशन में मैंने बता दिया कि हाँ परकुलेशन के जो मेन पॉइंट थे, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है सॉइल प्रोफाइल में, तो यहाँ डाल दिया। सेचुरेटेड कंडीशन में होता है। फिर ये जो सीपेज था, सीपेज के लिए ये डायग्राम बना दिया था। सीपेज होता है जो हमारा लेटरल भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। डाउनवर्ड होता है, लेटरल होगा, ये कर दिया यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल। तो ये मेन मेन पॉइंट क्या किए मैंने, हाईलाइट कर दिए यहाँ पे। और ये जो माइकल सर का जो एक रेफरेंस दे दिया। तो जब आप ऐसे आंसर राइटिंग करते हैं तो आपकी एक कंप्लीट आंसर राइटिंग होती है। इससे आप एक ही गलतफहमी रहती है। मैं मानता हूँ कि जो अच्छी हैंड राइटिंग होती है उनको वेटेज मिलता है, वो 1-2 नंबर ज़्यादा पा जाते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे मैं एग्जांपल हैं। लेकिन अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो मैं कम लिखता था, डायग्राम ज़्यादा बनाता था। तो आप कोई ऐसी टेक्निक बनाते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता होगा कि जिसकी हैंड राइटिंग खराब होती है, वो अगर ज़्यादा लिखेगा तो और ज़्यादा खराब उसकी कॉपी लगेगी। तो आपको कोशिश करना है कम लिखना है, लेकिन वो चीज़ें डायग्राम में सब दे देना है, डायग्राम बना देना है। टे डायग्राम है, जो भी डायग्राम आप बना सकते हैं वो डायग्राम बनाइए। और दूर दूर शब्दों को लिखना, दूर दूर जाके आप समझ सको। लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है 1.5 रखना, जैसे हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं 1 और 1.5 रखते हैं, वैसे 1.5 स्पेसिंग रखनी। और कोशिश करना है आंसर राइटिंग करते रहो कि शब्द ऊपर नीचे ना जाए। और मैंने और क्या किया था, मैंने अपने पेन बनाया था। कुछ पेन होते हैं, जो कुछ कलम होते हैं, उसमें क्या होता है कि जिसकी ग्रिप अच्छी होती है, तो जिसकी ग्रिप अच्छी थी उसकी ग्रिप मैंने यूज कर लिया था। जिसकी इंक स्मूथ आ रही थी उसकी रिफिल यूज किया था। ऐसे करके मैंने 40-50 क्या किए थे, कलम बनाए हुए थे, अपने कस्टमाइज पेन बनाए थे। उससे क्या करता था, उससे आंसर राइटिंग करता रहता था, उसी से आंसर राइटिंग करता रहता था। कम से कम 35-40 इस प्रकार की रिफिल मैंने यूज कर ली थी आंसर राइटिंग से पहले। फिर मैंने 5-10 रिफिल बचा रखी थी, उन्हीं रिफिल को मैंने क्या किया था, उसी पेन को मैंने कहा एग्जाम में यूज किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेन आप यूज कर रहे हैं,
वही पेन को आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है, 2-3 महीने वही पेन पेन रखना है, वही टाइमिंग, हर एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करना है, टाइम के हिसाब से करना है। आप ये मान के चलना है कि आपको 10 मिनट बचा के चलना है, वहाँ पे आपका 10 मिनट कम पड़ जाएगा, मतलब 3 घंटा है, आप ऐसा मान के चलिए कि हमको वो पेपर 180 मिनट का है, 170-160 मिनट में कंप्लीट करना है, तब जाके कहीं 180 मिनट में आपका कंप्लीट होगा जाके, अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, ये मेरी रणनीति थी। और इस बुक ये जो बुक है, इसमें मैंने क्या किया था, जो भी मैंने जो हैंडबुक जो आपको बताई हुई है, ये सभी हैंडबुक मैंने पढ़ी थी। उस हैंडबुक को पढ़ने के बाद जो कंसेप्ट बनता है, जो निचोड़ बनता है, उन सभी का जो निचोड़ है, उस बुक में मैंने कंपाइल कर दिया है। ये बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अवेलेबल है। अगर आपको इस बुक को परचेज करना हो, तो आप इस दिए गए नंबर से आप परचेज कर सकते हैं। आप इनको मैसेज कर देना, पेमेंट कर देना, ये आपको आपके दिए हुए एड्रेस पे कुरियर कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए। और ये जो कंपटीशन है, ये सभी के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है कि किसी के लिए फेवरेबल नहीं है, सभी के लिए बराबर है। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।